आज सोफे पर बैठे बैठे ओंघते हुए वे सो गई थी क्योंकि अनुष्का उसका बहुत देर से इंतजार करते करते थक गई थी। राहुल ने एक पल को रुक कर उसे देखा। नीले रंग की साड़ी में, हल्के से मेकअप में और सोने की छोटी छोटी बालियां कान में डाले वह हमेशा सादगी में भी गजब ढाती थी। लेकिन राहुल ने कभी उसके पास जाने की कोशिश नहीं की थी। धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया। भारी जूतों के कदम वहाँ गूंजी थी, जबकि राहुल का चेहरा बिल्कुल सुन्न हुआ था। उसका फिगर देखता वह अपना होंठ का एक किनारा दांतों तले दबा गया था। वह गजब की खूबसूरती रखती थी। उनकी शादी को अभी सिर्फ 5 महीने हुए थे। उन 5 महीनों में उनके बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता तो बहुत दूर की बात थी, दोस्ती का रिश्ता भी नहीं बन पाया था। और इस सब की वजह राहुल था। गंभीर व्यक्तित्व वाला, नैन नक्श, बहुत खूबसूरत और हैंडसम जवान आदमी था। अपने रूप में रहने वाला कोई भी आज तक उस आदमी को तोड़ नहीं पाया था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी अनुष्का भी नहीं, जिसके उसकी अरेंज मैरिज शादी हुई थी। वह जरा सा कसमसाई तो उसकी आंखें खुल गई थी। एकदम सामने खड़े राहुल को देखते ही वह उठ बैठी थी। आप कब आए? वह उठकर बैठे अपने बिखरे बाल समेटती नज़र झुका गई। सामने खड़े आदमी की आंखों में देखना अनुष्का को सबसे मुश्किल काम लगता था। ऐसे क्यों सो रही हो? बिस्तर पर चली जाओ, वहाँ जाकर सो जाओ, नॉर्मल अंदाज में बोलता बिस्तर की तरफ बढ़ा था। अपनी 3 पीस सूट उतार रहा था। खाना लगाऊं आपके लिए? वह उसकी बात को नज़रअंदाज करती अपनी कहती उठ गई। खाकर आया हूँ। उस एक पल में अनुष्का की पलकें भीगी थी। वह जो आज उसका फेवरेट खाना तैयार करके भूखी बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, उसके इस जवाब पर उसके गले में आंसुओं का गोला बना था। उसके तरफ देखा तो वह नहाने चला गया था, जबकि अनुष्का गालों पर आए आंसुओं को पोंछती किचन की तरफ बढ़ गई थी। सब कुछ समेट रही थी। उसकी फेवरेट सब्जी को ढककर फ्रीज में रखते उसके हाथ कांप रहे थे। हाथ क्या, पूरा जिस्म ही कांपने लगा। बड़ी मुश्किल से डाइनिंग टेबल पर सहारा लेती खड़ी हुई। दिल में दर्द की एक लहर उठ रही थी। हर वो मुमकिन कोशिश कर रही थी उस रिश्ते को वह किसी भी तरह निभाए, लेकिन दूसरी तरफ से कोशिश तो बिल्कुल नहीं थी। इस रिश्ते में शायद कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। जब उसका हौसला जवाब दे रही थी, ना चाहते हुए भी आंसू बार बार आंखों पर आकर जमा हो रहे थे। अनुष्का किचन के दरवाजे पर राहुल की मौजूदगी महसूस करती जल्दी अपने आंसू पोंछती बहुत ही नॉर्मल अंदाज में अपनी बाकी सामान समेटने लगी। आपने खाना खाया? आज न जाने किस एहसास की वजह से पूछ लिया। जी खा लिया था। बिना उसके तरफ देखे वह भी नॉर्मल अंदाज में ही जवाब दे रही थी। उसके इस अंदाज को देखते हुए कदम कमरे की तरफ वापस मोड़ गया। कुछ चाहिए आपको? अपनी नरम और सुशील स्वभाव की वजह से उसने ये पूछ लिया। सर दर्द है, 1 कप चाय, अगर बुरा ना लगे तो। वह उसे बहुत नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था, बल्कि वैसे ही बात किया करता था। मैं लेकर आती हूँ। अनुष्का उसी में खुश हो गई थी। चलो, किसी बहाने कोई काम तो कह रहे हैं ना। रूम में चाय का कप लिए दाखिल हुई तो बेड से टेक लगाकर वह अपना सर धीरे धीरे दबा रहा था। क्या हुआ आपके सर में? दर्द है? वह कप को उसकी तरफ रखती परेशानी से उसे देखकर बोली। वो बेकाबू हुई उसके पास बैठी, उसके माथे को छूने लगी। आपको तो बहुत तेज बुखार है। उसके नरम हाथों का दबाव माथे पर महसूस करता वह झट से अपनी लाल आंखें खोल गया। उसके नरम हाथों का दबाव उसे अपने माथे पर नरम फुआरे की तरह महसूस हुआ था। ठीक हूँ, डोंट वेरी, बस चाय दे दो, वह ठंडे शब्दों में बोला। मैं चाय के साथ कुछ बनाकर लाती हूँ। नहीं, मूड नहीं। वह जल्दी डूब सी गई। अच्छा, आपका सर दबा दूँ? वह अपनी कहते रुकी नहीं थी। ठीक हो जाएगा, खुद बस मुझे सर की दर्द की गोली दे दो। वो चाय के छोटे छोटे घूंट भरकर बोला। मैं लाती हूँ। वह जल्दी उठी और उसे सर दर्द की गोली देते हुए उसके मुंदे हुए आंखों के पास बैठी उसका सर दबाने लगी। राहुल ने उसे अपना सर दबाने के लिए मना नहीं किया था। उसके छोटे छोटे नरम और नाजुक हाथों का दबाव उसके दिमाग को सुकून पहुंचा रही थी, जैसे ये लड़की उस वक्त राहुल के लिए मेडिसिन का काम कर रही थी। वरना आज वह जितने गुस्से में था उसे खुद से भी डर लगने लगा था, कहीं वह अनुष्का को कोई नुकसान या तकलीफ ना पहुंचा दे। पर वह उसके जख्मों को कम करने में उसकी मदद कर रही थी, उसके दिल के अंदर नरमी जगा रही थी, लेकिन साथ ही अपनी मोहब्बत की चिंगारी भी जगा गई थी। इधर दिव्या की 3 साल की बेटी उसे बहुत परेशान कर रही थी। मम्मी, आप बताओ ना, पापा कब आएंगे? छोटी सी 3 साल की परी ने माँ की तरफ देखते पूछा। परी, मम्मी की जान, बस आने ही वाले होंगे। वह उसके माथे पर किस करते मोबाइल उठाती देखने लगी। आज वे 2 घंटे होने को आए थे। वह लेट हुआ था। आज रात वह पहली बार इतना लेट हुआ था।
इसी वजह से दिव्या बहुत परेशान हुई थी। वह ऐसा कभी नहीं करता था, कोई भी बात हो दिव्या को बता दिया करता था। अभी वो उन्हीं सोचों में डूबी हुई थी कि मेन गेट पर गाड़ी आकर रुकी। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि वह घर पहुंच गए। दिव्या ने बेकाबू होकर भगवान का धन्यवाद करते परी को वापस बिस्तर पर लिटाया, जो पिता की गाड़ी की आवाज़ सुनते उछल कूद करने लगी थी। पिता की दीवानी थी, पिता उसका। वह गेट से अंदर दाखिल हो चुका था। वह सीधा बेटी के रूम में आया, जो उसके रूम के साथ अटैच था। पापा पापा सीधा जंप मारती अपने पिता के सीने से जा लगी थी। ईवान ने भी उसे अपने सीने से लगाते हल्की सी मुस्कान दी। आज उसकी मुस्कान में कुछ दर्द सा महसूस हुआ था। क्या हुआ ईवान, आप ठीक है ना? दिव्या को आज कुछ अलग सा लग रहा था। थोड़ा सा जवाब आया। जब भी वो बेटी के साथ होता तो वह कम ही किसी और की तरफ ध्यान देता था। मैं खाना नहीं खाऊंगा, रहने दो, भूख नहीं, वो बड़े प्यार से मना कर गया। दिव्या मुंह देखती रह गई। मेरी प्यारी बेटी आ जाओ, इधर सोने का वक्त हो गया है, पापा को भी रेस्ट करने दो। परी जो बराबर पिता की गोद में थी, उसे दिव्या ने अपने पास बुलाया। मुझे पापा के साथ ही खेलना है। ईवान के गले के आसपास बाहें जमाए बड़ी प्यार से बोली। परी बिटिया, पापा थके हुए हैं ना, सुबह खेलना। वह उसे बड़ी प्यार से पुचकार रही थी। वो बहुत मुश्किल से परी को समझा बुझाकर उसको साथ लिए उसके छोटे से बेड पर लिटाया और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। ईवान अपने कमरे में जाता बाथरूम में बंद हुआ और नहाने लगा। आज ज़रूरत से ज़्यादा चुप था। रात काफ़ी हो गई थी। वो परी को प्यार करती सुलाती बिस्तर पर आई तो ईवान भी अपनी नाइट ड्रेस में बाहर निकला। उस स्टाइल और गुस्से वाले अंदाज को देखती दिव्या के दिल की धड़कनें हमेशा की तरह उथल पुथल हो जाती थी। वे आज भी उसके 4 साल पहले की तरह दीवानी थी। तुम सोई नहीं? वो बिस्तर पर आता धीरे से पूछने लगा। पहले बताइए क्या बात है, इतना क्यों चुप चुप हो? वह उसका हाथ थाम गई तो वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पापा अस्पताल में हैं। उसकी बात सुनते दिव्या बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी, कुछ बोल ही नहीं पाई। 4 साल पहले का मंजर उसकी आंखों में घूमा था, जब उन्होंने उसे घर से निकालकर उसे बाहर किया था। इन 4 सालों में ना उन्होंने कोई खबर दी, ना ही उन्होंने कोई बातचीत की। वह ठीक है ना चाहते हुए भी सर झुकाए पूछ लिया, नहीं मालूम मुझे, उन्होंने खबर देना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो बहुत दुखी था। फिर आपको कैसे पता चला? उसके पूछने पर ईवान ने एक नज़र उसे देखा। मुझे सिमरन ने बताया। सिमरन? एकदम दिव्या का दिमाग सुन हुआ था। सिमरन वही थी, ईवान की बचपन की मंगेतर, जिसे ठुकराकर ईवान ने उसको चुना था। इसी कारण ईवान को उनके पिता ने घर से निकाल दिया था। उसने पिता को फ़ोन किया। दिव्या के शब्दों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। बात ये नहीं किसने फ़ोन किया, बात ज़रूरी ये थी, मेरे पिता हॉस्पिटल में हैं। पिछले 1 हफ्ते से उन्हें मेरी ज़रूरत है और मैं उनके पास नहीं हूँ। वह भी गंभीर शब्दों में प्यार से बोला। तो उसकी जिम्मेदारी भी तो वही है, दिव्या गुस्से से कहती उठी। लेकिन मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है। माता पिता तो नाराज़ होते ही रहते हैं, लेकिन औलाद का कर्तव्य है कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बने। मेरे अलावा उनका है ही कौन? वह चाह कर भी उस लड़की से गुस्सा ना हो सका। तो फिर ईवान को रोका किसने है? जाओ अपने पिता की सेवा करो। वह होंठ भींच कर बोली, जब जाना होगा तो तुमसे पूछ कर नहीं जाऊंगा। मेरे माँ बाप है, वह संबंध तोड़ भी दें तो मैं नहीं तोड़ूंगा। ईवान ने बड़ी गुस्से से अपना तकिया सीधा करते लेटते हुए कहा। उसे दिव्या से ये उम्मीद नहीं थी। उसे लगा दिव्या उसका दुख समझेगी, पर वह तो आज भी इतने गुस्से में थी जितनी 4 साल पहले थी। उसके चुप रहने और आंखें मूंद लेने पर वह उड़ती हुई गैलरी में चली आई। ठंडी हवाओं ने उसे छुआ तो आंखों के कोने गीले हुए। जाओ, इसे यहाँ से ले जाओ। इस 2 टके की लड़की को इसकी शक्ल भी नहीं देखना। इसकी खुद की माँ ने इसे घर से निकाल दिया, परिवार तक का पता नहीं कौन सा है, और तुम इससे शादी करके बैठ गए हो। हमारे परिवार की बहू बनने के लिए इतनी औकात है इसकी? पापा, ये मेरी धर्मपत्नी है, अब आप बहुत फालतू बातें कर रहे हैं। ईवान की आवाज़ थोड़े गुस्से में हुआ। फालतूगिरी तो तुमने की है। कितनी अच्छी थी मेरी दोस्त की बेटी सिमरन, उसको ठुकराकर तुमने बहुत गलत किया। आज नहीं तो कल तुम्हें ज़रूर इस बात का एहसास होगा। तुमने हीरा छोड़कर पत्थर चुना है। ये सब थे जिनकी बारिश आज भी दिव्या के कानों में महसूस होती थी। चाह कर भी वह इन सब बातों को न भूल पाई थी। इन 4 सालों में उन्होंने कैसे खुद को पल पल संभाला था, दिव्या अच्छे से जानती थी। कोई भी साथ खड़ा नहीं था, सब ने मुंह फेर लिया था। ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने थे और आज वे सहारा डगमगा गया था। सिमरन की आंखों में आंसू भरने लगे थे। उसे पता ही नहीं चला उसके पीछे कोई खड़ा है। अपने पीछे किसी के साए का एहसास जागा। वह जानती थी ये ईवान ही होगा।
वह उसके पीछे खड़ा होता उसे अपनी बाहों में ले गया। तुम रो क्यों रही हो? उसके कमर पर हाथ रखा। इससे दिव्या के तपते दिल और जिस्म को सुकून मिला था और वह सुकून से आंखें मूंद गई। तुम इतना गुस्सा ना हो, ईवान सिर्फ तुम्हारा है, विश्वास करो। वह उसके गर्दन पर अपने होंठ रखते उसे अपने सीने से लगाया था। वह जानता था उसकी पत्नी कितनी ज़्यादा गुस्से वाली और उसे चाहने वाली है। वह खुद भी तो उसे लेकर बहुत खुश रहता था। एकदम से उसे अपनी बाहों में उठाते हुए अंदर लेकर आया। दिव्या उसे एकटक देखती चली गई। उसे अपने पास बिस्तर पर लिटाते उसका सर सीने पर रख दिया। दिव्या ने अपनी आंखों को मूंद लिया। वह उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां चलाते। वह उससे सुकून ले रहा था। यह खुद को समझ नहीं पाया था। आप कल चले जाना अपने पापा के पास, शायद ज़रूरत हो उन्हें आपकी। वह धीरे से बोलती उसके आसपास अपनी बाहों को घेरा बना लिया। उसका स्वर भी तो यही आदमी था। वह गहरी सोचों में पड़ा। साइड बल्ब को ऑफ करता उसके होंठों पर झुका था। उसके जिस्म का नशा उसके सर पर चढ़कर बोलता था, जिससे इवान को बहुत सुकून मिलता था। इधर अनुष्का बहुत परेशान थी। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं राहुल से कहती। पागलपन मत करो अनुष्का, हम यहाँ बिहार में हैं और तुम इतनी दूर दिल्ली में हो। अब इतने भी बीमार नहीं तुम्हारे पापा कि तुम वहाँ से आओ और राहुल को तंग करो। माँ ने प्यार और गुस्से से डांटा। ऐसी बात नहीं, पापा के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। जब वो जागे तो मेरी बात करवाना। अनुष्का अपने पिता के लिए बहुत परेशान थी और चिंतित थी। अनुष्का अपने पापा की बहुत ही लाडली थी। वो बीमार थे, हॉस्पिटल में थे। उनके पास कोई भी नहीं था, न उसका अपना कोई सगा बेटा। वह भी तो 4 साल से दूसरे शहर जाकर बस गया था। उसे भी पिता की बीमार तबीयत का पता था या नहीं, अनुष्का नहीं जानती थी। माँ, पापा के बीमार होने का भाई को पता है? नहीं, और तुम भी मत बताना, हमारा कोई संबंध नहीं उससे। उसे खुश रहने दो अपनी ज़िंदगी में, हम तो उसके लिए कुछ नहीं हैं। लाजवंती रोकर बोली। इवान उनका पहला और इकलौता बेटा था, जो उनकी आंखों का तारा था। उसके बिना तो एक पल के लिए भी सांस नहीं लेती थी। लेकिन बेटा दगाबाज निकला था, किसी के जुल्फों में उलझकर रह गया था। माता पिता के प्यार को भूल बैठा था। उनकी मोहब्बतें, उनकी चाहतों, उनके बलिदानों को सब कुछ मिट्टी का ढेर कर दिया था, सिर्फ एक लड़की के लिए। अच्छा माँ, आप रोना नहीं, अपना ख्याल रखो। वह कॉल बंद करते पलटी थी कि उसी पल अपने पीछे उस आदमी को खून में लथपथ देखकर अनुष्का का दिल दहल उठा था। वह जो चुपके से वहां से अपने सीक्रेट रूम में जा रहा था। अनुष्का की कांपती आवाज़ सुनता चौंका और कदम खुद ब खुद थम गए। वे कांपती आवाज़ में उसके तरफ बढ़ी थी। उसके शरीर पर अच्छा खासा जख्म देखकर बहुत परेशान हुई थी। कई जगह पर उसे चोट लगी हुई थी। अनुष्का की आंखें तेज आंसू बहाने लगे थे। वह नहीं जानती थी उसका पति क्या काम करता था, लेकिन आज उसकी हालत देखते वह यही अंदाज़ा लगाई थी, शायद वह गुंडागर्दी करता है। आपको ये सब चोट कैसे आई? वह घबराते हुए पूछने लगी। अनुष्का, रूम में जाओ और ज़्यादा मत सोचो, मैं ठीक हूँ, वही गुस्से भरे अंदाज में बोला तो वह तड़प उठी थी। आपके लिए कहना आसान है राहुल जी, आपके बाजू से खून निकल रहा है, मैं ठीक कर लूँगा। अनुष्का, आपसे जो कहा है वही करो, गेट आउट यू आर रूम। वह थोड़ा गुस्से से बोला तो अनुष्का डर गई थी, पर अगले ही पल निडर अंदाज में उसका बाजू थामे उसे रूम में खींचती ले गई। उसके सफ़ेद शर्ट के बटन को खोलती जा रही थी। राहुल बिना पलक झपकते उसका मनमोहना सा चेहरा बिना किसी रुकावट के आज इतने नज़दीक से देख रहा था। शर्ट को बटन से अलग कर दिया। उसके सीने पर एक तरफ कट लगा था। अनुष्का उसके मजबूत बॉडी से निगाहें चुराती जल्दी दवाइयों का बॉक्स निकालकर उस पर मरहम पट्टी करने लगी, जबकि आंसू बार बार उसके चेहरे पर बह रहे थे। आपको किसने इतनी बेदर्दी से मारा है राहुल? उसके जख्म पर मरहम लगाती अनुष्का के मुंह से ये शब्द फिसला था। रहने दो, मैं खुद कर लूँगा, वह गुस्से में बोला। मैं कर रही हूँ ना, करने दीजिए मुझे। वह पहली बार अधिकार जताने लगी तो राहुल उसे देखता ही चला गया था, जो उसके जख्म के आसपास अपने नन्हे और मुलायम हाथों से बैंडेज लगा रही थी। ये लड़की उसके दिल और जान पर हमला कर रही थी। ये बहुत जानलेवा थी। राहुल ने उसके चेहरे को देखते उसके इतने नज़दीक अपनी आंखों में उसकी खुशबू को अपने दिल में उतार लिया, जो उसे अजीब ठंड और प्यार का एहसास दिला रही थी। पर वह चाह कर भी उसके नज़दीक नहीं जाना चाहता था। वह खुद भी बहुत मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल करता। सामने खड़ी लड़की किसी भी अड़ियल आदमी को अपना दीवाना बनाने पर मजबूर करती। वह अकेला राहुल ही था जिसने खुद पर काबू कर लिया था। आपको दर्द हो रहा होगा, मेडिसिन ले लीजिए, वह अपने आंसू पोंछती बच्चों की तरह बोल रही थी। राहुल ने हाँ हूँ में ही जवाब दिया और अपनी खून से भरी हुई शर्ट को उठाने लगा। रहने दीजिए, मैं कर लूँगी ये सब।
वह उसे एक तरफ बिठाते अलमारी से उसका दूसरा शर्ट निकालकर उसे बहुत सावधानी से पहनाने लगी। उसे अपना एहसास दिला रही थी। जानती थी यह आदमी उसे प्यार नहीं करेगा, लेकिन उसके इतना करीब जाना और ज़्यादा खतरनाक था। आप आराम करो, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। वह थोड़ी सी उठती रूम की तरफ जाने लगी। किचन में बढ़ गई, दूध गर्म करके उसे दिया और अब उसके लिए दवाई निकाल रही थी। कुछ दिनों के लिए बिहार चली जाओ, अपने माता पिता के पास। अचानक से उसके शब्द सुनती अनुष्का चौंकी थी। उसने गर्दन घुमाकर अपने पति राहुल को देखा। दिल तो उसका भी था। 4 महीने से वह अपनों से दूर थी, एक बार भी मिलने नहीं गई थी। फिलहाल फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। आपको इस हाल में छोड़कर चली जाऊं? उल्टा सवाल पूछने लगी। क्या हुआ? मेरी हालत को अच्छा भला तो हूँ, कोई बीमार तो नहीं? वह पहली बार तेज शब्दों में बोला तो अनुष्का उसे चुपचाप देखती चली गई। जब जाना होगा तो आपको बता दूंगी, उसने बात ख़त्म कर दी। लेकिन मैंने कल आपका टिकट बुक करवा दिया है, आप जाइए, अपने माँ बाप से मिल लो। वह भी जैसे सब कुछ सोचकर ही बैठा था। राहुल, मैंने कभी अकेले हवाई जहाज़ की यात्रा नहीं की है, आप क्यों मुझे मारना चाहते हैं? वह रोनी सी शक्ल बनाकर बोली। हाँ तो तुमको ट्रेन में धक्के खाने के लिए तो नहीं भेज सकता। मतलब आपने पक्का इरादा बना लिया है मुझे भेजने का? वह गुस्से में बोली। उसके छोटे से जवाब पर वह गुस्से से कमरे से निकल गई। वह उससे प्यार करने लगी थी। वह उसके दर्द में तड़प उठी थी। वह अपने मन से सोचने लगी, आखिर ये आदमी मुझे क्यों भेजना चाहता है? आखिर क्या राज है और कौन सा काम करता है? वह घुट घुट कर रो रही थी। फ़ोन पर राहुल ने उसके कल की टिकट बुक करवा दी। वह कुछ दिन उसे दूर रहना चाहता था। वह उसके दिल दिमाग पर बुरी तरह से हावी हो रही थी और यही वो नहीं चाहता था, जबकि नहीं जानता था उसे भेजकर वह खुद कितना दर्द सहने वाला है। उसकी जुदाई मौत से भी बुरी साबित होगी। इधर इवान अस्पताल पहुंचा तो रिसेप्शन पर अपने पापा को पूछते उनके वार्ड की तरफ बढ़ा, जहां उसके पापा को एडमिट रखा गया था और उसकी माँ वहीं एक तरफ मौजूद बैठी थी, भगवान का माला जाप कर रही थी। अचानक सामने राहुल को देखते उनके हिलते होंठ थम गए। दिल ने जैसे धड़कने से मना कर दिया हो। उनका इकलौता बेटा उस वक्त उनकी आंखों के बिल्कुल सामने था। माँ उन्हें बुलाता उनके तरफ बढ़ा तो वह रोते हुए अपना मुंह फेर गई। उस औलाद के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था। कितनी प्रार्थनाएं, कितनी विनतियों के बाद भगवान ने उनकी झोली में उसे दी थी और फिर वही औलाद जिद्दी और गुस्से में उन्हें अकेला छोड़कर चला गया था। वह घुटनों के बल उनके पास बैठा था। उनका यूं मुंह फेरना राहुल को और ज़्यादा नीचा गिरा गया था। माँ उनके गोद में सर रख कर रो दिया। लाजवंती उसके आंसू देखकर तड़प उठी थी। माँ थी, उसे देखकर उसके घने बालों में हाथ फेरते उसे अपनी तरफ ध्यान दिलवाया था। वह सर उठाकर उन्हें देखा। वह बिल्कुल वही छोटा सा मासूम ईवान लगा था जो अक्सर बचपन में गलती करके उनकी गोद में छुप जाया करता था। ईवान ने माँ को सीने से लगाया तो वह कितने देर वे दोनों माँ बेटा एक दूसरे के गले लगे रोते रहे। दोनों ही अपने 4 साल का गम मिटा रहे थे। पापा को अचानक क्या हो गया माँ? पापा 1 हफ्ते से क्यों एडमिट है? यहाँ वह सवाल पर सवाल पूछते उन्हें दुखी कर रहा था। उनके जवाब पर तो ईमान के कदमों तले से ज़मीन खिसक गई थी। इधर अनुष्का को वह एयरपोर्ट पर छोड़ता खुद वहां से निकल आया था, जबकि उसकी शिकायती निगाहें अभी तक नहीं भुला पा रहा था। वापसी पर ड्राइव करते उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका जिस्म का एक हिस्सा काट कर फेंक दिया गया हो। जोर से स्टीयरिंग पर मुक्का मार मार कर न जाने क्यों वह उसके लिए अब एक खतरनाक नशा सा बन गई थी। वह जिसकी आत्मा में वह अभी तक उतरा भी नहीं था और उतारने का फिलहाल उसके मन में कोई इरादा भी तो नहीं था। आज वह उसके दिल दिमाग पर और उसके खून में दौड़ रही थी। उसे वह अपने होश आवाज़ पर छाती महसूस हो रही थी और वह अपना मकसद भूल नहीं सकता था जो उसके देश के लिए उसने अपने दिल में बनाया था। वह कोई आम आदमी नहीं था, वह एक जासूस था। चुप करके अपने मकसद तक पहुंचना शुरू से उसका यही काम था। अब जिस काम में उसने हाथ डाला था वो कैसे छोड़ता? उसे एक लड़की को पकड़ना था जो लड़कियों की स्मगलिंग करती थी। वह अब अपनी टीम के साथ उस पर शिकंजा कस चुका था और बहुत जल्दी उस तक पहुंचने वाला था। ऐसे में वह आदमी कोई भी कमजोरी अपने पास नहीं रखना चाहता था जो उसके मकसद में रुकावट बने। अनुष्का उसकी कमजोरी बन चुकी थी और ये बात भी वो जान गया था। वह एयरपोर्ट पर खड़ी थी। माइक में उसका नाम बुलाया जा रहा था पर उसके कदम आगे बढ़ने से मना कर रही थी। राहुल जल्दीबाजी में एयरपोर्ट पर उसे छोड़कर जा चुका था। राहुल सोच रहा था वह फ्लाइट ले चुकी होगी पर उसने बोर्डिंग पास ना की और उन्हीं कदमों से उल्टा वापस निकल आई। इसी शहर दिल्ली में उसकी बुआ का घर था। कैब कर वह उनके घर पहुंच गई।
उसकी बुआ उसे मिलकर बहुत खुश हुई। एक ही शहर में रहते हुए वह कभी उनके घर नहीं आई थी और आज भी अचानक उनके घर जाकर उन्हें सरप्राइज़ दिया था। उन्होंने उसकी खूब आवभगत की थी, जबकि अनुष्का प्लानिंग बना चुकी थी कि जो उसे अचानक राहुल दिल्ली भेज रहा था उसके पीछे का मकसद वह जानना चाहती थी और शायद जान लेने के बाद वह बहुत रोती। इधर इवान घर लौट आया था। दिव्या कब से उसका वेट कर रही थी। उसे भी काफ़ी बेचैनी थी। 5 दिन बेचैन रहने के बाद बहुत मुश्किल से मोतिहारी से दरभंगा लौटा था। दिव्या कब से उसका वेट कर रही थी। वह इवान को गुड न्यूज़ देना चाहती थी, लेकिन आज इवान उसे तोड़ने वाला था। इवान, क्या हुआ? आप क्यों इतना अपसेट लग रहे हैं? आपके पापा ठीक है ना? दिव्या, उन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन के लिए कहा है। वह दिल पर पत्थर रखकर बोलता चला गया। दिव्या को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। आपको वापस नहीं आना चाहिए था, वहीं रुक जाना चाहिए था। उन्हें आपकी ज़रूरत होगी। दिव्या ने भीगी आंखों से कहा। जानता हूँ दिव्या, और उन्होंने अपनी इच्छा भी जताई है। कैसी इच्छा? दिव्या का दिल उस पल बुरी तरह से धड़कने लगा। वह चाहते हैं कि मैं उनकी दोस्त की बेटी सिमरन से शादी कर लूं। इवान की बात अनुष्का बिल्कुल सुन हो गई। मैंने मना करना चाहा लेकिन नहीं कर सका। इवान का सर झुका था। वह सांस रोक गई थी। इवान, दिव्या को अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई। प्लीज़ दिव्या, मुझे अपने पिता की इच्छा पूरी करने दो, सिर्फ शादी। बस अभी वो इतना ही बोल पाया था कि दिव्या ने उसका हाथ पीछे झटक दिए। उसे अपने शब्दों पर काबू पाना अब बड़ा मुश्किल लग रहा था। दिव्या, वह उसकी हालत देखता परेशान हुआ था। उसके तरफ हाथ बढ़ाया तो दिव्या ने बेदर्दी से झटक दिया। छूना नहीं मुझे, वह हाथ उठाकर मना कर गई। अपना सामान पैक करो और जाओ यहाँ से। दिव्या ने किस तरह दिल पर पत्थर रखा और कहा, ये सिर्फ वही जानती थी या फिर उसके भगवान? दिव्या, मेरी बात सुनो। मैं सुन चुकी हूँ जो सुनना था। भगवान ने कभी भी दूसरी शादी को महत्व नहीं दिया और न ही हिंदू धर्म में कोई शादी कर सकता है। मर्द को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान चाहे कुछ भी कहते रहें, मर्द को वही चाहिए जो उसका दिल करता है। और अब तो तुम्हारे पिता की भी इच्छा है तो तुम पीछे नहीं हटने वाले। तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? जाओ जल्दी यहाँ से। आज दूसरी कर रहे हो, कल तीसरी भी कर सकते हो, चौथी भी। दिव्या, ऐसा कुछ नहीं है, नाम मत लो मेरा। वह फिर से उसका हाथ बढ़ाता बेदर्दी से पीछे झटक गई, जो इवान को कांटों पर घसीट गया था। उससे पहले कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाए, इवान, अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। वे अपना मुंह फेर गई। तुम पागल हो गई हो, इवान गुस्से से चिल्लाया था। तो दिव्या ने अपनी मुट्ठियों को जोर से बंद कर ली। आप चाहते हैं कि दिव्या जिंदा रहे तो मेरे बाहर आने तक आप यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी अर्थी उठने के बाद तुम यहाँ शादी कर लेना। गुस्से भरी शब्दों में बोलती अंदर रूम में जाते दरवाज़ा बंद कर गई। दिव्या, दिव्या, वह उसकी बात पर पागल हुआ था। वह ऐसे कैसे कर सकती थी? दिव्या, प्लीज़ यार, तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो, ऐसे मत करो। वह गुस्से और दुखी अंदाज में बोला था, जबकि दरवाजे के पास वह जमीन पर बैठती रोती चली गई। बेकाबू हाथ उसके पेट पर जा लगा। अभी तो उसने इवान को ये खुशखबरी सुनाई ही नहीं थी और अब सुनाने का इरादा भी नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी और फिर वही हुआ। इवान को आज पिता की चाहत खींच ले गई थी। वह सोती हुई अपनी बेटी को प्यार करता, उसके गाल पर किस करता, एक नज़र उस बंद दरवाजे को देखता, वहाँ से बैग उठाकर निकलता चला गया। लेकिन जाने से पहले पड़ोस में मौजूद अपने दोस्त धीरज को बताना नहीं भूला, जिसने उसका हर कदम पर साथ दिया था। दिव्या को वो अपना बहन समझता था। इस मामले में वह धीरज के अलावा किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था। न जाने उसे वहाँ कितने दिन लग जाते। इसलिए धीरज को सारी बात बताता। वह अब वापस मोतिहारी का सफ़र बांध चुका था। इधर अनुष्का बहुत परेशान थी। अनुष्का दीदी, आपके हस्बैंड तो लगता है कोई चालू चीज़ है यार, जतिन ने कानों को हाथ लगाते कहा। क्या मतलब? वह हैरान हुई। वह शायद ऑर्केस्ट्रा के बहुत ही शौकीन हैं। 2 दिन से उन्हें उस ऑर्केस्ट्रा में देख रहा हूँ। बराबर किसी लड़की पर नज़र है उनकी। वह लड़की कौन है? अनुष्का के कान खड़े हुए थे। ये तो मशहूर ऑर्केस्ट्रा डांसर है। आजकल आपके हस्बैंड बड़े फिदा हैं उस पर। जतिन की बातें सुनती उसके कानों के लौ तक लाल पड़ गए थे। उसे यहाँ आए हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। उसने जतिन को अपने शरीफ पति के पीछे लगा दिया था, ताकि वो पता लगा सके वह काम क्या करता है, जो अब तक अनुष्का के लिए एक राज ही था। जतिन ने उस 1 हफ्ते में राहुल के बारे में जो भी जानकारी ली वो अब अनुष्का को बता रहा था। उसका रोज़ ही पीछा करता था और ये काम उसका बहुत फेवरेट था, क्योंकि उसे बचपन से ही जासूस बनने का बहुत शौक़ था और ये शौक़ उसका अनुष्का ने पूरा कर दिया। और आज अनुष्का को उसके पति के कारनामे बता रहा था।
मुझे उस ऑर्केस्ट्रा का एड्रेस चाहिए। अचानक अनुष्का ने रोते हुए जतिन की तरफ देखते कहा। आप क्या करेंगी जानकर वह थोड़ा सा घबराया। कुछ भी नहीं, बस पति को किसी और की बाहों में देखने का मजा लूँगी। अनुष्का ने दांत कपकपाते कहा। फिर एड्रेस की क्या ज़रूरत है? शाम को मैं आपके लिए उनकी वीडियो बनाकर लाऊंगा, आप अपनी आंखों से लाइव देख लेना। अनुष्का भी जिद पर आ गई थी और जतिन के मना करने के बावजूद वह जतिन को मना चुकी थी कि वह रात को उसके पति का लाइव शो दिखाएगा और वह अनुष्का को डिनर के बहाने घर से लाया था। एक होटल में रुके उन्होंने काफ़ी रात तक अपने पति का इंतजार किया। जतिन उसे उस होटल तक लाया था जहां पर वो ऑर्केस्ट्रा हो रहा था। गाड़ी वहीं एक तरफ पार करते अब दोनों की नज़रें उस ऑर्केस्ट्रा डांसर पर टिकी हुई थी। अनुष्का ने बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का साड़ी विद सूट पहन रखा था जिसमें उसका फिगर कमाल का ही लग रहा था। हल्के मेकअप के साथ उसकी चांदनी जैसी खूबसूरती कमाल की ही लग रही थी। उसने अपने साड़ी के पल्लू को बड़ी स्टाइल में लिया हुआ था। फिर उसके आज के इरादे बहुत खतरनाक थे। कुछ देर के बाद उनका इंतज़ार भी ख़त्म हुआ था। राहुल अपनी पूरी आन बान के साथ गाड़ी से उतरता आंखों पर चश्मा लगाए अंदर की तरफ बढ़ा, जबकि उसके साथ एक और आदमी भी था। अनुष्का को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसका पति उसको चीट कर रहा था, उसे शादी करके किसी और की बाहों में लौट रहा था। अनुष्का की आंखों से आंसू बह निकले। अनुष्का दीदी, हमें अब वापस चलना चाहिए। जतिन उसकी कंडीशन देखता फिक्र से बोला। अनुष्का उसे एक नज़र देखती वह गाड़ी से उतरकर कहाँ जा रहा था वो बुरी तरह से घबराई। पति का लाइव शो देखने में बिजी थी। प्लीज़ मत जाओ उनके सामने। राहुल जीजू को पता चला तो मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ तो उन्होंने मुझे छोड़ना नहीं। जतिन को अपनी फिक्र सताने लगी। तुम जाओ यहाँ से, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। मैं अपने पति को आज देख कर ही रहूँगी वह कैसे किसी औरत की बाहों में है। मैं यहाँ तक आकर अब ये पल मिस नहीं कर सकती। अपनी कहती वह मजबूत कदम उठाती होटल के अंदर बढ़ गई, जबकि जतिन वहीं खड़ा सांस रोके उसे जाता देख रहा था। जतिन तो गया काम से। वह जैसे ही उस होटल के अंदर दाखिल हुई, हर तरफ रंग बिरंगे ड्रेस में तितलियाँ एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर झिलमिला रही थी। ये सोच आते ही राहुल भी यहाँ मौजूद है, वह इस बात पर हौसला बढ़ाती आगे बढ़ रही थी। सामने ही स्टेज पर किसी लड़की के साथ डांस स्टेप कर रहा था। उसके हाथ उस लड़की के कमर को छू रहे थे, जबकि आंखें उस लड़की पर जमी हुई थी। अनुष्का की आंखों से आंसू टूटकर गालों पर लुढ़क रहे थे। दिल ने जैसे धड़कने से मना कर दिया हो। उसे लगा सामने वह राहुल नहीं जो उसके साथ एक घर में रहता है, ये तो कोई और राहुल है जिसके चेहरे पर मुस्कान सजी हुई थी। आज पहली बार उसे यूं मुस्कुराता देख रही थी। उसकी मुस्कान में जादू था, पर अनुष्का को उसकी मुस्कान पहली बार में ही जहर लग रही थी, क्योंकि ये मुस्कान उसके लिए नहीं थी। अनुष्का ने गहरी सांस भरते, आंसू पोंछते खुद भी रोते हुए मुस्कुरा दी। ये तो वक्त ने तय करना था। जो आदमी उसके हिस्से में आया था उसका नहीं था। कब अपनाओगे मुझे राहुल बाबू? मैं तड़प रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी बाहों में बिखरने के लिए। मोहिनी डांसर उसके गले में बाहों का हार बनती उसे अपने पास करने लगी कि राहुल के चेहरे पर फिर से मुस्कान ने छुआ। तभी एकदम उस लड़की को बाहों में भरते उसकी निगाह सामने उठी। नज़र पलटना ही भूल गई। उसको लगा जैसे उसकी सांस थम गई हो। अनुष्का की निगाहें बार बार उन्हीं दोनों पर थी। वह बैठे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। इतना तो वह जान गई थी। अपनी शॉल उतारते पास एक चेयर पर बैठ गई। वो बेहद खूबसूरत फैंसी साड़ी में बैठी थी। पल्लू को भी उसने बड़ी स्टाइल में लिया हुआ था। कोई बहुत बड़ी अप्सरा लग रही थी। एक पल को कुछ लोग उसके तरफ भी निगाहें उठाए थे। राहुल के चेहरे पर भी घबराहट दिखाई दे रहा था, आंखों में गुस्सा था। मुठ्ठियां जोर से बंद करती वह अब स्टेज की तरफ बढ़ रही थी कि वेटर ने उसके तरफ एक गिलास का ड्रिंक बढ़ाया, जिसे उसने मुस्कुराते हुए थाम लिया। इतने देर में राहुल उस तक पहुंचा था। वह गिलास होठों से लगाते एक ही सांस में पी गई थी। अरे ये तो कड़वा था, क्या था? मैं दिल ही दिल में उस ड्रिंक पर गुस्सा कर रही थी। वह गिलास को एक तरफ रखती फिर से सामने देखने लगी। एक आदमी बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या इवान अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी कर पाएगा और कैसे अपनी पत्नी को संभालेगा? और क्या अनुष्का और राहुल के बिगड़ते संबंध ठीक हो पाएंगे? इसका दूसरा भाग देखने के लिए इसके कैप्शन में जाइए और मिस ना करें, बहुत दिलचस्प रहने वाली है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।